प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके जो पाठ्यक्रम में है उसमें गद्य भाग देखेंगे और गद्य भाग में आपके कई कहानियां हैं। उसमें से मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है नशा, उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके हम समीक्षा करेंगे। कहानी को पढ़ेंगे आप, लेकिन हम समीक्षा के तौर पर इसमें क्या घटना चित्र हुआ है उसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जैसा कि इसके नाम से ये नशा, तो नशा कई चीजों को होता है, लेकिन इस कहानी में जो जिस चीज का नशा बताया गया है वो है उसके ऐश्वर्य का नशा, यानी धन दौलत का नशा, संपत्ति का नशा, अपनी पहुंच, ऊंचे ओहदे का नशा। ये इस कहानी में बताया गया है। आप इस कहानी में देखेंगे तो दो पात्र मुख्य है, एक ईश्वरी और एक वीर। यहाँ पर जो ईश्वरी नाम का जो पात्र है, जो नायक है, वो ईश्वरी नाम का जो नायक है वो बहुत ही बड़ा धनाढ्य है, जमींदार है। वो शान शौकत से जीने वाला है और उसके समाज में और समाज के आसपास में बहुत ज्यादा इज्जत रहती है, इज्जत देते हैं लोग, क्योंकि वो एक तरह से उच्च वर्ग से है। जब उच्च वर्ग से, क्योंकि समाज में दो तरह के विचारधारा, दो तरह के लोग हमेशा ही रहते हैं। तो एक तरह से एक जो उच्च अभिजातीय वर्ग का, उच्च वर्ग का, जमींदार वर्ग का ईश्वरी नामक पात्र है, और दूसरी तरफ ही जो कि निम्न वर्ग का है और हमेशा से वंचित रहा हुआ है, उसका पात्र निभाया है वीर। दोनों की अच्छी दोस्ती है, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन विचारों में इनके एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क है। एक उच्च जाति में जन्मा हुआ, परवरिश की हुई, तो उसकी विचारधारा, उसके जो हाव भाव है, उसके क्रियाकलाप है, वो अलग रहते हैं। दूसरी तरफ वीर जो कि सदा से वंचित रहा हुआ है, शोषित रहा हुआ है, उसके विचारधारा अलग है। वीर समाज के कुछ वर्ग है, यानी कि जो जमींदार वर्ग है, उनका कटु आलोचक रहता है, उनकी आलोचना करता है। और वीर का मानना यह होता है कि समाज में जमींदार जो है वो जून की तरह है, यानी कि हमेशा ही वो एक तरह से दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे को जो निम्न वर्ग के हैं उन पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो जब तक है तब तक जमींदार हैं, क्योंकि वो उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर ही अपना ये साम्राज्य चलाते हैं, अपने विचारधारा को दौड़ाते हैं, ऐसा वीर मानते हैं। समाज में दो तरह की विचारधारा के कारण से फिर भी इनमें दोनों में आपस में दोस्ती रहती है, आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन इनमें एक तरह से साथ साथ पढ़ाई करने के कारण से वीर और ईश्वरी नामक के दो जो पात्र हैं वो सदा ही साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि ईश्वरी वीर को एक आमंत्रण देता है कि चलो हम गांव में घूमने के लिए चलते हैं, गांव में चलते हैं। तो वीर पहले तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। लेकिन ईश्वरी उसको ये बात बताता है, वीर को ये बात बताता है कि ऐसा है कि अपन जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पर आप अपने आप को ये मत बताना कि मैं निम्न वर्ग का हूं या वंचित वर्ग का हूं। आप अपने आप को बहुत उच्च वर्ग का बताना, उच्च वर्ग का बताना। उस बताने के साथ साथ बताना नहीं, बल्कि उसके साथ में आप वैसा ही प्रदर्शन भी करना, जैसा कि मैं उच्च वर्ग का हूं, उस प्रकार से आपको प्रदर्शन भी वहां करना, तब लोग आपकी इज्जत देंगे, आपको बराबर सम्मान देंगे, आपसे डरेंगे। ऐसा कहना है ईश्वरी का। तो जब वो सफर कर रहे हैं तो जाते वक्त उन्होंने बहुत अव्वल दर्जे की यात्रा की, और जब वो स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर उनके जो नौकर हैं, यहाँ पर नौकर है, वो इंतजार कर रहे हैं, दूसरे और सारे इंतजार कर रहे होते हैं। तो ईश्वरी उनके वीर का परिचय वैसे करवाता है कि ये भी बहुत बड़े जमींदार है और अच्छे हैं, बहुत काफी इनका नाम है, लेकिन ये सादा लिबास में या सादा में इसलिए लगते हैं कि गांधी जी के परम भक्त हैं, और गांधी जी के जैसा मानना होता है कि खादी पहनना, सादा रहना, इस कारण से ये इस लिबास में है, ऐसे दिखते हैं जैसे कि साधारण आदमी है, साधारण मनुष्य है। यहाँ पर अब सोचने लायक बात यह है कि वीर को शुरू
शुरू में ये चीजें अटपटी लगती है कि मैं हूं तो साधारण, लेकिन वास्तव में वहां पर उनको दर्शाया जाता है कि बहुत बड़े आदमी हैं। थोड़े दिन साथ साथ रहते हैं और अगर साथ साथ रहने के, इस गांव में साथ साथ रहने के कारण से जब इस प्रकार से क्रियाकलाप में रहने के कारण से, वैसे माहौल में रहने के कारण से, वैसे ही एक तरह से विचारधारा में रहने के कारण से इस वीर जो पात्र, जो वंचित पात्र है, इसकी भी, वीर की खुद की भी ये मनोदशा बन जाती है एक तरह से, ये उसमें भी ये नशा आ जाता है कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं भी बहुत ऊंचा आदमी हूं, मैं भी समाज के जो प्रतिष्ठित यानी कि जमींदार वर्ग है उसी में मैं हूं, यानी कि कल्पना, कल्पित पात्र का एक तरह से जीवन जीते जीते, कल्पना के पात्र का जीवन जीते, है नहीं वो जमींदार, लेकिन जमींदार का वो पात्र जब जीवन जीने लग जाता है कई दिनों तक, तो उसमें झूठा ही आवरण चढ़ जाता है, उसके मन में आवरण चढ़ जाता है, उनके मन पर यानी कि वीर के मन पर ये नशा हो जाता है कि मैं भी उच्च वर्ग का, जमींदार वर्ग का हूं और मैं भी किसी को फटकार सकता हूं, इसको लेना दे सकता हूं, धुतकार सकता हूं, यहां तक कि वंचित जो नीचे जो लोग हैं उनको मैं पिटाई भी कर सकता हूं। ऐसे भाव उसमें आ जाते हैं, वीर में आ जाते हैं। ऐसे मौके आए तो उन्होंने धुतकारा। ऐसे वाले छोटे छोटे काम जो इंसान कर सकता है, जैसे कि बिस्तर लगाना, कोई व्यक्ति वहां पर नहीं रहता है, सोने का वक्त हो जाता है, यहाँ कई बार ऐसी घटना होती है कि ईश्वरी किसी से बातचीत करते हैं फोन पर, तो अपने माता से या किसी अन्य से, तब जाके थोड़ा देर हो जाती है, अंधेरा ज्यादा हो जाता है, रात को थोड़ी घनी रात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वीर वहां पर बिस्तर नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सोचता है मैं भी जमींदार वर्ग का हूँ, जमींदार वर्ग का है नहीं वीर, लेकिन फिर क्यों आता है और फिर वो लोगों को डांटता है कि क्या बात है, हमने बिस्तर में लगाया, बिस्तर वहीं पर है, सिर्फ लगाने की, क्योंकि इसके मन में वो खुमारी छा जाती है, वो नशा छा जाता है, जो कि अभी जाते हुए जमींदारों में होता आया है। एक बार ऐसी घटना और होती है, लैंप वहां पर पड़ी हुई है, लैंप पड़ी हुई है, उसको जलाना भर है, केवल जलाना भर है, माचिस वहीं पर पड़ी है, संसाधन वहां पर पड़े हैं, लेकिन वीर उसको जलाता नहीं है। क्यों नहीं जलाता है? कि वीर ये सोचता है कि मैं जमींदार वाला तो मेरा काम तो नहीं है, ये नौकर का काम। आप सोचिए इस प्रकार से जीवन जीते जीते जब इस प्रकार के उसमें झूठे ही दम्भ बढ़ जाता है, और दम्भ का एहसास, वो झूठे दम पर जीते जीते उसको दम का एहसास कब होता है? एहसास होता है कि झूठे चरित्र को जीना ज्यादा दिनों तक संभव नहीं रहता है, और फिर वो आदमी अपने ठिकाने पर आता है तो धड़ाम से नीचे गिरता है, उसको फिर बचाने वाला नहीं होता है। उसको जब वास्तविक धरातल पर उसको आना कभी लाया जाता है, तो जितनी ऊंचाई पर जितने दिनों तक वो कल्पित पात्र की तरह जीता है, उतने ही धड़ाम से तेज गति से वो नीचे धरती पर गिरेगा। ऐसा ही होता है पार्टियां कि जब वो वापसी आते हैं तो वापसी का उनका टिकट नहीं होता है दोनों का, ईश्वरी का भी और वीर का भी, तो उनको एक तरह से जो तीसरे दर्जे की जो रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे का जो डिब्बा होता है, कोच होता है, डिब्बा होता है, उसमें उनको यात्रा करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे लोग भी साथ साथ यात्रा कर रहे होते हैं। वहां पर वक्त जाते उतारण से चले गए, लेकिन आते हुए जब इस प्रकार से यात्रा करते तो उसमें जगह भी नहीं होती है, उस डिब्बे में पूरे उसमें डिब्बे में जगह नहीं होती है, हर तरह के लोग वहां पर रहते हैं। जब यात्रा कर रहे होते हैं, वापसी आ रहे होते हैं, तो एक कोई साधारण सा व्यक्ति वहां पर कोई खिड़की के पास में चला जाता है, और वो ऐसे में वीर को लगता है कि वैसे ही हवा नहीं आ रही है और ये आदमी ऐसे ही कैसे आ गया यहाँ से, तो उस आदमी को वो खींचता है कि तू कैसे आ गया। वो आदमी फिर भी हवा के अपने परेशान हो गया, हवा तो आपको खिड़की से ले रहा होता है, लेकिन वीर वहां पर खड़ा हो जाता है और उससे मारपीट करने लग जाता है। उस संबंधित जो गरीब आदमी था उससे मारपीट करने लग जाते हैं। जनता, बाकी की यात्री वहां पर देख रहे होते हैं सारे घटना चक्र को। जब घटना चक्र को देख रहे होते हैं तो वो सारे यात्री सोचते हैं कि
कि साधारण व्यक्ति के जो यात्रा कर रहा है इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति इसको पीट रहा है। तो पिटाई के कारण से वो सारे गुस्सा हो जाते हैं, तरह तरह के बीच को बात सुनाते हैं कि यदि आप में इतना ही था, इतने आप धनवान हो, इतने बड़े जमींदार हो, तो क्यों आप इस प्रकार से यात्रा कर रहे हो? अपने अव्वल दर्जे में आते, अपने हिसाब से आते, ऐसे क्यों आते हैं? उसकी भी पिटाई वहां पर वीर की कर देते हैं। इसी बीच में एक घटना चक्र और होता है कि ठाकुर नाम का पात्र होता है। ठाकुर नाम का पात्र होता है तो जमींदार, लेकिन उसके विचारधारा, उसकी सोचने का ढंग बिल्कुल साधारण होता है और वो मानता है इस चीज के लिए कि जो जमींदारों के पास में जो जमीनें हैं बेशकीमती, यानी जिनको खुद को पता नहीं है कि मेरे पास कितनी जमीन है, और एक तरह से वंचित लोग हैं जिनके मतलब भूमिहीन लोग हैं, भूमि पर खेती तो करते हैं, भूमि पर मजदूरी करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका हक उसमें भूमि पर नहीं रहता है। तो वो ठाकुर होते हुए यानी जमींदार होते हुए भी फिर भी उनका मानना ही होता है कि जमीन का बंटवारा सही ढंग से करना चाहिए, सभी के पास जमीन जानी चाहिए, जो उसमें मेहनत कश है उसके पास में वास्तव में हक जाना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए। एक जमींदार होते हुए ठाकुर की ये मनोदशा रहती है, यानी उनकी मन में ये कल्पना रहती है, मन में विचारधारा रहती है। एक तरह से वंचित होकर भी ये वीर बदल जाता है और उस ठाकुर जो जमींदार था उससे भी एक तरह से अलग तरह से व्यवहार करता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अब मेरे पास आना, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इस प्रकार से बातें यानी ढींग हाँकने की भी कई बार बातें करते हैं। खैर घटना चक्र पर वापस चलते हैं। जब उस रेलगाड़ी के अंदर उस वीर की एक गलती के कारण से, हालांकि उनमें नशा तो कई तरह के घुसते थे, इतना नशा घुस गया था कि मैं तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो जब सही आदमी और भी बाकी आदमी थे उनकी जब वीर की पिटाई करते हैं और उसी वक्त ईश्वरी जो पात्र है, जो जिम्मेदार पात्र है, वो कहता है वीर को कि तुम इडियट हो, तुम्हारा व्यवहार बचकाना है, अच्छा नहीं है। तब वीर के समझ में आती है कि वास्तव में मैं कहां पर था, मेरे झूठा ही नशा था और उनका नशा तुरंत उतर जाया करता है। तो जो व्यक्ति नशे में रहता है, हम इस कहानी से एक तरह से ये सीख ले सकते हैं कि नशा किसी भी चीज का हो वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, और खासतौर से बिना धरातल, बिना आधार के यदि कोई नशा नशे में हो जाए, कोई मद में हो जाए, कोई घमंड में हो जाए, कोई अहम में हो जाए, वो ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कहानी में जीवन का जो यथार्थ है वो निकल के आता है। मुंशी प्रेमचंद ने उन सारे घटना चक्र को यथार्थ की कसौटी पर, यथार्थ की कठोरता पर ले जाकर छोड़ते हैं और पाठक को विवश कर देते हैं कि आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होने पर कैसा होगा, यानी कि जमीन, जायदाद, भूमि क्या सबको बांटी जा सकती है, और सबकी बांटी जा सकती है तो फिर उसमें किस प्रकार से लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। और ऐसे ही झूठे जो अहम में, जो वहम में, जो घमंड में पलते हैं, और उनके साथ में ये न्याय इस प्रकार से होना उचित है या उचित नहीं है। वीर का इस प्रकार से दूसरी मनोदशा में जाना क्या सही है या नहीं है। ईश्वरी उसको उस पर वीर को झूठाई लिबास पहनाना क्या सही प्रतीत होता है या नहीं प्रतीत होता है। ठाकुरों का या जमींदारों का जो व्यवहार है वो क्या क्षम्य है, सहनीय है या नहीं है। कई तरह के प्रश्नों पर हमें सोचने पर मजबूर ये नशा कहानी कर देती है। और आज हम देखते हैं, समाज में देखते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं जो कि वास्तव में उनके पैर धरती पर नहीं रहते हैं, हमेशा ही नशे में उड़ने की कोशिश करते हैं, और थोड़े दिनों तो वो चलता है, उनका सारा का सारा धंधा चलता है। समाज के बाकी लोग ये देखते हैं कि काफी बड़ा आदमी हो गया है, लेकिन हाँ उन्हीं की आंखों के सामने कुछ ही दिनों के बाद में उनको ये भी देखने को मिलता है कि
इसका सारा का सारा नशा नीचे उतर गया, क्योंकि उसका धरातल, उसकी धरती उसकी पैरों तले नहीं थी, वो उड़ रहा था, वो वहां का था ही नहीं, वो दूसरी जगह का था और दूसरी जगह पर जाके अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था। तो किसी भी चीज का नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा एक गर्त की चीज है। धन्यवाद।